जय हिंद दोस्तों। आज हम 22 अक्टूबर 2024 के विजन एस न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था ये उसका आंसर है डी। और आज हमारे एमसीक्यू बेस्ड दो क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन है हमारा मेंस बेस्ड। तीनों के तीनों हमारे पीवाईक्यू हैं, ठीक है। आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगी। और अपने डाउट और आंसर भेजने के लिए भी टेलीग्राम का चैट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो बात करिए सोलर इंपोर्ट्स को लेकर। देखो हम बहुत बड़ी मात्रा में बोल तो रहे हैं कि भाई सोलर को और बढ़ाइए, सोलर पावर को बढ़ाइए, बट जो उसके कंपोनेंट है वो हम कहाँ से लेके आ रहे हैं? तो चाइना से लेके आ रहे हैं। और इवन सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया चाइना से लेके आ रही है। कि पूरी दुनिया में जितना भी सोलर चीजों का ट्रेड हो रहा है उसमें से 80% जितना सिर्फ चाइना प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है, ठीक है, कि चाइना डोमिनेट कर रहा है इस मार्केट को। कि अब देखिए कि इंडिया टोटली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, कि अगर चाइना बंद कर देना अपना एक्सपोर्ट तो हमारी सोलर इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है। क्योंकि जो सोलर पैनल्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कि पॉलीसिलिकॉन और वेफर्स, वो चाइना ही बनाता है और कहीं पे नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं भाई? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पहली बार काफी मुश्किल है। अगर एक बार हो जाए तो अलग बात है, बट पहली बार में काफी मुश्किल होता है, बहुत सारा पैसा लगता है, तो कोई ट्राई नहीं कर रहा है। फिर वही दूसरी टेक्नोलॉजी जैसे कि पर्स, पीईआरसी, पैसिवेटेड इमिटर रियर कॉन्टैक्ट, बाईफेशियल और थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज, वो भी हमारे पास नहीं है, वो पर भी हम लैग करते हैं। देखो ये क्या होती है, हल्का सा मुझे पता है तो बता देता हूँ। नाम से भी आपको हल्का फुल्का पता चल जाएगा। पैसिवेटेड इमीटर रियर कॉन्टैक्ट। तो जो भी हमारा सोलर सेल होता है ना, ऐसे ऐसे सेल होता है, आपने देखे होंगे सोलर प्लेट्स में। अब ये सेल पीछे से तो खुले ही होता है, तो इन इस रियर साइड से, पीछे की साइड से ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन कहीं से लीक हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन के जो जो भी सरफेस इनके साथ कनेक्टेड है उसमें थोड़ा सा ट्रांसमिट हो जाए। इन शॉर्ट जो इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है ना, कम कांटेक्ट होने देता है, उसी को हम बोलते हैं पर्स। ये पैसिव कांटेक्ट रखता है, एक्टिव कांटेक्ट नहीं रखता है, ठीक है। पैसिव कांटेक्ट रखता है रियर साइड पे, कि इलेक्ट्रॉन उसी जगह पे रहे और हमारा एनर्जी लॉस ना हो। ये काम का नहीं है आपको, इसलिए ज्यादा मत समझिए, बट इन शॉर्ट इसके काम आता है, ठीक है। तो हमें क्लियरली इन शॉर्ट चाइना का डोमिनेंस दिख रहा है मार्केट के अंदर। रिकमेंडेशन क्या क्या बोली है? तो पीएलएल स्कीम जो हम चला रहे हैं उसको एक्सपेंड कीजिए। पीएलएल स्कीम क्या होती है भाई? तो कोई भी आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके कुछ कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि भाई इतना प्रोडक्शन इस तरीके से कीजिए, इतना एक्सपोर्ट कर देना, ये जो आप ले रहे हो उसमें रॉ मटेरियल ये यूज करना, ऐसे कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर फिर प्रोडक्शन होता है ना, तो उसके ऊपर कुछ आपको इंसेंटिव मिल जाता है, उसी को हम बोलते हैं पीआईएल पीआईएल स्कीम, ठीक है। ये बहुत सारे कंपोनेंट के लिए रखी हुई है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई इसमें भी, सोलर में भी आप लेके आए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसको कुछ इंसेंटिव मिल जाए। फिर इन्वेस्ट कीजिए आर एंड डी पे, एडवांसमेंट कीजिए मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज को, रीअसेस कीजिए अपने री इम्पोर्टिंग ड्यूटीज को। बस कहने का मतलब यही है कि सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है उसको और आप बढ़ा दीजिए। अगर वो बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली वो महंगे हो जाएंगे, और वो महंगे होंगे तो बूस्ट किसको मिलेगा? लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। और फिर कोलाबरेट कीजिए आप यूएस, ईयू, जापान जैसी कंट्रीज के साथ, ताकि आपका रिलायंस चाइना के ऊपर कम हो। ओके, इंडिया ने क्या क्या काम कर लिया है भाई इस अभी के लिए सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए? तो हमने अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स निकाली है, जो गवर्नमेंट बैक करती है, जिसके प्रोग्राम्स को कि भाई आपको कुछ हद तक फंडिंग मिल जाएगी, हम इजीली आपको इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेंगे। फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हम लेके आ गए हैं, फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर पीवी सेल के लिए, फोटोवोल्टिक सेल्स के लिए। और भाई पीएम कुसुम है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, अगर गलती नहीं हो रही है तो शायद यही है। इन शॉर्ट किसान अपने खेत में सोलर पावर का यूज करे, सोलर मॉड्यूल्स लगा दे, उसके लिए प्रमोशन करता है, ठीक है। और उसके अंदर मैंडेट क्या है कि आपको मैंडेटरी डोमेस्टिकली सोर्स सोलर सेल ही लेने पड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट। तो गवर्नमेंट ने यस कुछ किया हुआ है इसके लिए। और इवन हमने बहुत सारी ना प्राइवेट कंपनीज के साथ भी पार्टनरशिप की है, कि आप यार बढ़ाइए, आप प्रोडक्शन कीजिए सोलर का, आप कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए अभी के लिए इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा देना हार्ड है। तो हमने पावर प्राइवेट सेक्टर्स को बोला है कि आप कीजिए, हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, आपको क्लियरेंसेस जल्दी मिल जाएगा, एक्सेट्रा। बस यही है। और न्यूज में क्यों था भाई? तो इंडिया के सोलर इंपोर्ट्स चाइना से
सॉरी बाई 2030 30 बिलियन तक पहुंच जाएंगे, इसलिए न्यूज में था। ठीक है, किसकी रिपोर्ट थी? तो GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। क्या याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको ध्यान से देखेंगे। तो भाई रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी SCO की, उसमें ही हमारी बातचीत हो गई थी, इंडिया चाइना की भी बातचीत हुई। अरे भाई क्या बातचीत हुई कि जो LAC पे हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसके लिए हमने एग्रीमेंट बना लिया कि भाई दोनों अभी लड़ाई बड़ाई नहीं करेंगे और शांति से बैठेंगे। हालांकि ये बहुत बार हमने कर लिया है, बट ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, क्या भाई बात, डिस्प्यूट क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो भाई गलवान वैली वाले एरिया में इंडिया कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड वोड बना रहा था, रेलवेज बिछा रहा था, तो उससे चाइना को हो गई दिक्कत, और फिर डिस्प्यूट हमारा बॉर्डर एरिया पे शुरू हो गया था। ठीक है, गलवान वैली क्रैशेस इन 2020, तब से लेकर अब तक पूरी तरीके से वो सॉल्व नहीं हो पाया है। अभी बोल रहे हैं कि हाँ भाई सॉल्व हो गया ये। अभी पूरा का पूरा समझने से पहले हमें ये जरूरी होगा कि हम जान ले कि बॉर्डर डिस्प्यूट एक्चुअली है क्या। ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, नॉर्मल जान लो, इसी एरियाज में जान लो। देखो ये हमारा हो जाएगा कश्मीर रीजन, एक सेकंड सिर्फ, ये हो जाएगी हमारी नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अभी डिस्प्यूट कहाँ पे है भाई? तो देखो यहाँ पे तो सिक्किम, ये नेपाल आ जाता है। ठीक है, ये नेपाल है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये भूटान है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कौन से एरियाज में हमें, एक सेकंड पेन बदल लेते हैं। ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश का सिक्किम वाला एरिया, ये जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं मैक मोहन लाइन, मैक मोहन लाइन। तो ये बॉर्डर को मैकमोहन लाइन, ये डिसाइड हुआ था हमारा शिमला एग्रीमेंट के थ्रू 1914 के आसपास। तो ये बॉर्डर सेट हो गई थी, बट चाइना क्या बोलता है कि भाई ये बॉर्डर है ही नहीं, आप गलत दिखा रहे हो। कायदे से आपकी बॉर्डर के अंदर आप जो बोल रहे हो कि ये अरुणाचल प्रदेश आपका है, बट ये है नहीं, कायदे से अरुणाचल प्रदेश हमारे अंदर आता है। तो मैकमोहन लाइन जो डिसाइड हुई ना, वो गलत है, उसको हटाओ। ये हो गया ईस्टर्न सेक्टर का बात। अभी आते हैं वेस्टर्न सेक्टर के अंदर, वेस्टर्न बॉर्डर में। तो पूरा वाला ये एरिया, ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ ये एरिया, ये जो हम कंसीडर करते हैं ना, कि जो अभी के लिए हम मानते हैं कि भाई अक्साई चीन, जो ये पूरा का पूरी एरिया वो हमारा है, उस लाइन का नाम है जॉनसन लाइन। जो कि अ, जब ब्रिटिशर्स थे तभी डिसाइड हो गई थी, अराउंड 1860 के आसपास। बट चाइना उसको नहीं मानता है। चाइना क्या बोलता है कि भाई जॉनसन लाइन तो गलत है भाई, कायदे से तो यहाँ से जो आ रही है ना, ये लाइन हमारी है। और चाइना बोलता है कि इस लाइन का नाम है मैकार्टनी मैकडोनल्ड। इसको आप मैकडोनल्ड लाइन सिर्फ याद रख सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो भाई डिस्प्यूट क्या है कि हम मानते हैं कि जॉनसन लाइन सही है, और चाइना वाले मानते हैं कि मैकडोनल्ड लाइन सही है। और यहाँ पे तो जो मैकमोहन लाइन है उसको तो चाइना मानता ही नहीं है भाई। तो भाई टोटल हमारी लाइन क्या हुई, अभी के लिए क्या सिचुएशन चल रही है? अभी के लिए जो ये मैकडोनल्ड लाइन है ना, वही हमें मानना पड़ रहा है, क्योंकि जब वॉर हुई थी 1961 के आसपास, 62 61 62 में, तब चाइना ने जो पूरा एरिया था वो ले लिया था। तब तो उनके ही हाथ में है, तो मजबूरी में हमें मैकडोनल्ड ही मानना पड़ रहा है, और कोई रास्ता ही नहीं है। हालांकि हम ऑफिशियली इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए है उनके अंदर ही। तो टोटल हमारा बनेगा क्या, कि जो वेस्टर्न एज है हमारी, वहां पे अपनी मैकडोनल्ड लाइन चल रही है, और जो ईस्टर्न एज है वहां पे अपनी मैकमोहन लाइन चल रही है। ठीक है, और इन्हीं के एरिया में डिस्प्यूट है, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई जॉनसन लाइन हमारी है, चाइना नहीं मानता है, और चाइना तो इस वन ये मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता है। दैट्स इट। ओके, तो ये पूरा आप समझ गए। अभी ऊपर के एरिया में डिस्प्यूट समझ लेते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारी लाइन जो है ये है जॉनसन लाइन, और ये जो चाइना मानता है ये है अपनी मैकडोनल्ड लाइन। अभी इसी एरिया में जब गलवान में हम रास्ते बनाने लगे, तब चाइना को हो गई भाई दिक्कत कि भाई यहाँ पे क्यों रास्ता बना रहे हो, देख लो गलवान। वो बोले कि भाई ये तो एकदम बॉर्डर पे पड़ता है, आप यहाँ पे रास्ता नहीं बना सकते हो, आप हमारी टेरिटरी के अंदर आ रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे एरियाज में डिस्प्यूट हो गई। ऊपर से नीचे तक देखते हैं। सबसे ऊपर आता है दौलत बेग ओल्डी, ये वाला एरिया। फिर उसके नीचे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा देपसांग प्लेन,
यहाँ पे आ जाइए DA, दौलत बेग ओल्डी। फिर नीचे आओगे तो देपसांग DE। फिर उसके भी नीचे हम जाएंगे तो हमारा आएगा जाएगा गलवान GA। फिर उसके भी नीचे जाएंगे, यहाँ पे गलवान से नीचे जा रहे हैं तो हॉट स्प्रिंग आएगा HO। और फिर उसके भी नीचे एकदम चले जाते हैं तो आएगा हमारा डैम चौक, जहां पे भी डिस्प्यूट था हमारा डैम चौक। तो देखो आप ध्यान से देखोगे ना तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ABCD के ऑर्डर में है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डी से शुरू हो रहा है, DA पहले है, फिर E बाद में है, फिर D के बाद क्या आता है तो ABCDEFG, G आता है, फिर G के बाद H। तो वही सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, आपको इजीली याद रह जाएगा ये चार तो। और फिर डैम चौक ऐसे ही याद रख लीजिए भी, पांचवा डैम चौक। तो देखो जरूरी क्यों है ये याद रखना, वैसे तो पुराना थोड़ा सा हो गया है नोट्स, फिर भी जरूरी है क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है। देखो ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है बीच में, ये वाला एरिया में यहाँ पे पड़ता है अपना सियाचिन ग्लेशियर। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट है कि इससे ऊपर कोई पेट्रोल, इसकी हाइट से भी ज्यादा कोई पेट्रोलिंग कर नहीं पाता है, इंडियन आर्मी ही करती है। अभी इसी सियाचिन ग्लेशियर का पहले क्वेश्चन आ चुका है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है। तो भाई कौन से एरिया में, देखो यहाँ पे ही ना एक रिवर निकलती है, कुछ इस तरीके से आप रखिए ऐसे, और ये छोटी सी रिवर यहाँ पे, ये जो आपको बड़ी मैंने मार्क आउट की, यार पेन सही नहीं चल रही है, ये जो है ना ये बड़ी, ये है श्योक रिवर, श्योक। और ये जो छोटी आपको दिखी ये है नुब्रा। तो भाई ये श्योक यहाँ से ऊपर से निकलती है, फिर जाके ये राइट टर्न मारती है और आगे मिल जाती है, ये जिससे मिल रही है इस नदी का नाम है इंडस, इंडस से मिल जाती है। और नुब्रा यहाँ पे है, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि भाई सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, फिर ऑप्शन थे कि भाई ईस्ट में, वेस्ट में, यही हमने PYQ दे रखा है। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको, जो नुब्रा वैली है उसके नॉर्थ में दिख रहा है, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन था, तो इसलिए हो सकता है ना कि यूपीएससी PYQ की थीम से रिपीट करता है तो इस साल ये पूछ ले। तो हमें ये सब ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा एरिया कौन से कहाँ पे है, ठीक है। और हाँ, ये मैं थोड़ा बताना छूट गया कि हॉट स्प्रिंग से हम नीचे जाते हैं ना तो हमारे बीच में आ जाता है पेंगोंग सो लेक, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, पेंग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बन ही जाएगा, सिर्फ डैम चौक आपको अलग से याद रखना है, ठीक है। चलिए बाकी ये ऐसे ही देख लीजिए, अक्साई चिन है जो कि चाइना ने हथिया लिया था वॉर के टाइम, ये गिलगिट बाल्टिस्तान है जो कि पाकिस्तान ने हथिया लिया था। इतना एरिया ही हमारे पास बच रहा है। इवन जो ये सक्षम वैली है ना, ये देखो यहाँ पे आपको सक्षम वैली दिख रही होगी, ये सक्षम वैली, ये थी चाइना की, सॉरी ये थी पाकिस्तान की। इतना पाकिस्तान रखता था, बट पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी कि ये आप रखिए। अब सोचिए हम कितना गिर गए हैं कि यहाँ पे तो चाइना ऑलरेडी था, ऊपर से यहाँ पे भी ऊपर भी आ गया है। हालांकि वो इस एरिया में पेट्रोलिंग कर नहीं पाते क्योंकि बहुत ठंडा रीजन है और चाइना के बस की बात नहीं है कि यहाँ पे वो पेट्रोलिंग कर ले। और एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि कायदे से तो गिलगित बाल्टिस्तान भी अपना ही है ना, ये वाला एरिया। तो इंडिया क्या अफगानिस्तान से बॉर्डर बनाता है, तो ये बनाता है, यहाँ पे बनाता है, ठीक है, वखान कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को वखान कॉरिडोर बोलते हैं। और अपना ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर का नाम क्या बोलेंगे हम, तो भाई ड्यूरेंड लाइन, ठीक है, ड्यूरेंड लाइन। अरे ये एल क्यों लिख दिया मैंने, ड्यूरेंड लाइन। तो आपको पूरा का पूरा भी ये मैप याद रहना चाहिए कि सक्षम वैली कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, नुब्रा कहाँ पे है, देपसांग, वखान कॉरिडोर, चाइना, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान, ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए। और ये है अपना जम्मू, ठीक है। चलिए, और ये कारगिल, कारगिल में ही अपनी वॉर हुई थी। ओके चलिए, न्यूज अभी बस, न्यूज तो हमने वैसे भी देख लिया था, इंडिया चाइना का बॉर्डर कितना बड़ा है भाई, ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर तक का है। वेस्टर्न जो एरिया है वहां पे जॉनसन लाइन इंडिया मानता है, जबकि चाइना मानता है वो मैक मकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन मानता है, जिसको सिर्फ मैकडोनल्ड लाइन आप बोल सकते हैं। ईस्टर्न साइड में मैकमोहन लाइन को इंडिया मानता है, बट चाइना उसको रिजेक्ट करता है। मिडल वाले सेक्टर में कोई इशू नहीं है, ठीक है, हल्का फुल्का चलता रहता है बट यूजुअली कोई इशू नहीं है। बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट बहुत बार हमारे बीच में साइन हो गए। 93 में पहली बार साइन हुआ था कि भाई पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगे। 96 में दूसरी बार हुआ कि भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लाइए मिलिट्री के बीच में। 2005 में भी साइन हुआ, 12 में भी, 13 में भी। ओके, फिर अभी तो 20 से तो बहुत सारे हमने साइन कर लिए हैं।
ये काफी ज्यादा खींच गया, बट ठीक है यार, लोकेशन बताना जरूरी था, तो इट इज फाइन। अभी आपको आना चाहिए, इवन मेंस का भी क्वेश्चन आए तो आपको ये बनाना भी आना चाहिए कि कैसे बनता है, ठीक है। देखो जम्मू कश्मीर का एरिया ना बनाना बहुत इजी है। एक सेकंड में बता देता हूँ कि सिर्फ एक ऐसा बॉक्स खींचिए और उसके ऊपर टेढ़ा बॉक्स खींचिए, तो ये हमारी लेफ्ट साइड बन गई। अभी राइट साइड को कैसे बनाएंगे, अगेन टेढ़ा बॉक्स खींचना है, बट पहले के मुकाबले थोड़ा छोटा छोटा और थोड़ा कम नुकीला, और दूसरे भी सेम आप खींचेंगे। ये आपका बन गया कश्मीर, ठीक है। तो जब इंडिया का मैप बनाइए तो ये सिस्टम को फॉलो कीजिए, आपका इजीली बन जाएगा। ओके चलिए अभी आगे देखते हैं। गैस सर्वे, देखो आपने देखा होगा कि हर अभी इंसान यही बोल रहा है कि भाई बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। यही कुछ रिपोर्ट बता रहा है गैस सर्वे, गैस इंडिया 2023 रिपोर्ट रिलीज की है, आईआईटी मंडी ने रिलीज की थी। क्या बता रहा है भाई कि इंडिया स्टूडेंट्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का स्पिरिट दिख रहा है भाई। कैसे भाई बोल रहे हैं हम ये, तो इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उसमें से 33% जितने एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज कितनी है 26%, तो हम बहुत आगे हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप इमर्जिंग करियर चॉइस भी बन रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो अपना करियर ही आफ्टर ग्रेजुएटिंग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। और अगर इंडियन स्टूडेंट्स का डेटा देखें तो ग्लोबली अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो हाईएस्ट इंटेंट हमें देखने को मिलता है एंटरप्रेन्योर बनने का, ग्रेट। फिर अभी के लिए एनवायरनमेंट चल क्या रहा है भाई, तो इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 रैंक पे आ गया है, लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। 46 पे थे, फिर 53, फिर 51, 39, तो ये जो ट्रेंड है वो अच्छा ही रहा है हमारे लिए। फिर स्टार्टअप्स के अंदर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में हम तीसरे पे आते हैं यूनिकॉर्न के मामले में। यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं, तो कोई भी कंट्री 100 करोड़ से ज्यादा का अगर बिजनेस कर लेती है, ठीक है, तो उसको हम यूनिकॉर्न बोल देते हैं कि हाँ भाई आप यूनिकॉर्न हो गया। तो इंडिया के अंदर कितने यूनिकॉर्न है भाई, ये पुराना डेटा है, ठीक है, मुझे याद है, तो 110 से भी ज्यादा हो गए हैं। और पूरी दुनिया में देखेंगे तो सबसे ज्यादा यूएस में के पास यूनिकॉर्न है, फिर चाइना, और थर्ड पे आती है इंडिया। तो आपको ये यूज करना है कि इंडिया हैज थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इन द वर्ल्ड। फिर एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है, इकोसिस्टम अच्छी है स्टार्टअप के लिए, और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी दे रही है बहुत अच्छे अच्छे। इंसेंटिव्स क्या यार, इनिशिएटिव्स भी बहुत अच्छे अच्छे दे रही है। एग्जाम्पल क्या ले तो भाई, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप के लिए फंडिंग के लिए हम मुद्रा योजना लेके आए हैं। फिर इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, इतने सारे हैं ना एग्जाम्पल कि पूछो मत, दिन चला जा सकता है। एग्जिस्टिंग चैलेंजेस क्या क्या है भाई, तो लो एक्टिव एंटरप्रेन्योर्स है। अभी देखो एंटरप्रेन्योर बनना तो चाहते हैं, बट ये नेसेंट वेंचर से बड़े बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं भाई, तो पहले तो एजुकेशन का अभाव है और इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स इतने नहीं है। इंक्यूबेशन क्या होता है, तो भाई पैसा तो प्रोवाइड करना ही करना, उसके साथ साथ एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करना, तो उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। तो उसकी भी हमारे पास कमी है। मिसमैच हमें मिलते हैं सपोर्ट प्रोग्राम्स के अंदर, और एक्चुअली रिक्वायरमेंट जो स्टूडेंट की है उसके अंदर। सपोर्ट तो हो रहा है कि भाई दे रहे हो कि एक्सपोर्ट के अंदर आपको भाई 10 रुपया हम इंसेंटिव दे देंगे, और स्टूडेंट को चाहिए क्या होता है कि भाई प्रोडक्शन में हमारी हेल्प कीजिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो डिफरेंसेस है कि भाई जो नीड है वो प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। करना क्या चाहिए, तो इनकरेज करो और स्टार्टअप को, और आप कंपलसरी कोर्सेज लेकर आए यूनिवर्सिटीज के अंदर जिससे आपको सीखने को मिले जो अभाव है एजुकेशन का। और एक्सपेंड कीजिए आपके इंक्यूबेशन नेटवर्क को, ताकि आपको मेंटरशिप फंडिंग दोनों प्रोवाइड हो सके, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या क्या है इसके लिए, तो निधि अम्ब्रेला प्रोग्राम हम लेके आए हैं जो गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाता है, स्टार्टअप सपोर्ट प्रोग्राम्स लेके आता है। ओके, फिर अटल इनोवेशन मिशन लेके आए हैं जिसके अंदर हम स्टार्टअप इनोवेशन सेक्टर के स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं, और प्रमोट करते हैं कि और ज्यादा स्टार्टअप आए बाहर। ओके, फिर हम नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी है हमारे पास जो कि स्ट्रेंथन करती है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को। ओके, और देखो ध्यान देना, मैंने उतनी ही चीजें हाईलाइट की है जो आपको ये कलर हाईलाइट में दिख रही है ना, जो आपको नोट्स मिले काम आ सकती है। बाकी ये सब जो चीज है ना वो आपको सीखनी है लिखना ऑटोमेटिकली। और कैसे आएगी, आप अपना आंसर लिखो, प्रैक्टिस करो, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि ये सब कुछ रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, ठीक है। जो हाईलाइटेड है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जिससे क्वेश्चन बन पाए, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट नोटिफाइज तो ऑफ शोर एरिया ऑपरेटिंग राइट्स रूल्स। सबसे पहले तो वही देख लेते हैं कि ऑफ शोर एरिया क्या है भाई। ऑफ शोर, शोर मतलब क्या होता है भाई, किनारा, जो समुद्र का किनारा होता है वो शोर है। ऑफ शोर मतलब
इस किनारे से दूर, दूर मतलब पानी के अंदर, जमीन में मत लिखना, पानी के अंदर ही, ठीक है। उसी को हम बोलेंगे ऑफशोर। बस भाई इसी ऑफशोर मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए हम रूल्स लेके आए हैं और कुछ कुछ नए मॉडिफिकेशन किए हैं। किसके अंदर मॉडिफिकेशन किए हैं? तो ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002, जिसमें हम बात करते हैं एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स की स्पेसिफाइड ऑफशोर रीजन के अंदर। बढ़िया। सबसे पहले देख लीजिए ऑफशोर माइनिंग होती क्या है। ऑफशोर माइनिंग को दूसरा हम डीप सी माइनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि पानी के अंदर डेफिनेटली हम कर रहे हैं। मतलब क्या है इसका? तो प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम डीप सी बेड, ओके, ओशन बिलो 200 मीटर। तो डीप सी माइनिंग है ना, तो ओशन के अब 200 मीटर नीचे जाओगे ना, तभी उसको डीप सी माइनिंग बोला जाएगा। ठीक है, चलिए रूल्स में भाई क्या क्या हम लेके आए हैं, याद रखने का इतना जरूरत नहीं है, बट एट अ ग्लांस आपको पता होना चाहिए कि सारे मिनरल्स को हम देख रहे हैं एक्सेप्ट मिनरल ऑयल्स और हाइड्रोकार्बन्स एंड स्पेसिफाइड एटॉमिक मिनरल्स, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसमें 10 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद आपको दे देना है इन केस ऑफ अनइकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशंस। और फिर प्रोवाइड एसेस टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज इन केस ऑफ ऑपरेटिंग राइट्स फॉर रिजर्व ऑफशोर जोन्स। इन शॉर्ट कोई रिजर्व जोन है जो कि गवर्नमेंट को यूज करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को ही करने दो या गवर्नमेंट कंपनीज को, दैट्स इट। काम का नहीं है ये, हल्का फुल्का आप याद रखिए तो आपको काम आ सकता है कि मिनरल ऑयल, हाइड्रोकार्बन्स और स्पेसिफाइड एटॉमिक मिनरल्स को यूज नहीं करने देते हम माइनिंग के लिए। क्यों भाई? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं सारे। क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि भाई सारे चीजों को हमने बोला है माइन कर लीजिए, तो नहीं, सारे को नहीं बोला है, ठीक है। ओके, चलिए इश्यूज क्या क्या है हमारे पास। तो पोटेंशियल एनवायरनमेंट डैमेज हो सकता है डेफिनेटली, वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको आप खराब करोगे ही करोगे माइनिंग करोगे तो। नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है, अंडर वाटर पॉल्यूशन तो नॉर्मल हो ही सकता है। फिर फिशिंग कम्युनिटीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिशेज वहां पे हार्म हो जाएगी और वो कहीं और चली जाएगी। टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ एडिक्वेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर डीप सी माइनिंग। ओके, जितना देखो यूएस के पास, यूरोपियन कंट्रीज के पास और चाइना के पास माइनिंग के इक्विपमेंट है ना, उतने हमारे पास नहीं है। हालांकि हम डेवलप कर रहे हैं बट कंपेरेटिवली नहीं है। बट हाँ, हमारी रिफाइनरीज उनसे भी अच्छी है। जो प्रोडक्ट्स ये निकालते हैं और रिफाइन होना होता है वो हमारे यहाँ पे और भी अच्छे से होता है। ओके, आगे देख लेते हैं इनिशिएटिव क्या क्या है ऑफशोर माइनिंग को लेकर। तो ऑफशोर एरिया मिनरल एक्ट 2002, सेकंड डीप ओशन मिशन, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ, उससे पहले नीचे वाला देख लो। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, की जो सीबेड अथॉरिटी है वो जो सबको दिखाती है कि आपका एरिया कितना है माइनिंग के लिए। तो इंडिया को 10,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया मिला हुआ है, यहाँ पे आप माइनिंग कीजिए फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। अभी ऊपर देख लो, ये डीप सी ओशन मिशन क्या है भाई? डीप ओशन मिशन, तो जैसे हम गगनयान में आसमान में जा रहे हैं वाला स्पेस में, वैसे ही हमने पानी के लिए भी रखा है, उसका नाम है समुद्रयान। समुद्रयान, इसमें आसमान में जा रहे हैं, यहाँ पे पानी के अंदर जाएंगे और पानी के अंदर जाएंगे। उस व्हीकल का नाम क्या है? तो उस व्हीकल का नाम है मत्स्य 6000। इस समुद्रयान के अंदर हम 3 लोगों को भेजेंगे पानी के अंदर, 3 पर्सन। और मेन गेम क्या है भाई? वही ओशन की स्टडी करना, कैसे दुनिया बनी, ये वो बकवास सब बातें, और मिनरल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, और हाँ, इस मिशन को कौन लीड कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। और हाँ, इसका नाम मत्स्य 6000 क्यों है भाई? क्योंकि हम 6000 जितनी गहराई तक जाने वाले हैं, इसलिए इसका नाम 6000 है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी अगेन इसमें भी जो हाईलाइटेड है वही, तो आगे हमारी न्यूज है भाई वोल्केनिक इरप्शन को लेकर और आइनोस्फेरिक डिस्टरबेंसेस को लेकर। तो ध्यान से देख लेते हैं क्या है। ये ना ऊपर वाला जो है ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा नीचे। उससे पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि न्यूज क्या है कायदे से। तो भाई सबसे पहले वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो इरप्ट होता है तो क्या होता है, ठीक है। वोल्केनो इज ओपनिंग इन अर्थ क्रस्ट थ्रू विच लावा, एश एंड गैसेस इरप्ट। तो आपकी अर्थ क्रस्ट है, इसमें से बीच में से कोई जगह बन जाती है, तो यहाँ से लावा, एशेस, गैसेस कुछ बाहर आ जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं वोल्केनो। आप सबने देखा ही हुआ है। रिसेंट मोस्ट वोल्केनो इरप्शन कहाँ पे हुआ है? तो माउंट रियांग इंडोनेशिया में हुआ है, और फिर व्हाइट आइलैंड न्यूजीलैंड में हुआ है। व्हाइट आइलैंड को हम दूसरा वाकरी आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है।
अभी भाई वॉल्केनो इरप्ट होता है तो आइनोस्फीयर के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आइनोस्फीयर क्या होता है उसी को देख ले, क्योंकि उसका रिलेशन हमें देखना है, ठीक है। तो देख लो, ये अर्थ अगर सरफेस है तो यहाँ पे फिर एक लेवल पे ट्रोपोस्फियर आएगा, ऊपर आप जाते जाओगे तो फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मिजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। तो यहाँ पे ही मिजोस्फियर, इस बीच में स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मिजोस्फियर के एरियाज से चालू हो जाता है अपना, और थर्मोस्फियर का स्ट्रेच करता है, इसको हम बोलते हैं आइनोस्फियर, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, तो जो सोलर से रेडिएशन आ रहा है उससे हमें प्रोटेक्ट करना है, ओके। सेम जो ओजोन जैसा है वैसा ही है, बट आइनोस्फियर, ये अलग से हमने एक नाम दे दिया है कि ये जो एरिया है उस एरिया को हम आइनोस्फियर बोलेंगे, दैट्स इट, ठीक है। ओके भाई, अभी इम्पैक्ट देख लेते हैं वॉल्केनोज के कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो ना, वॉल्केनो अगर इरप्ट होता है ना तो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कूलिंग जैसा आ जाता है। पूरे अर्थ के मतलब उस लिमिटेड एरिया में, शायद एक्चुअली में पूरे अर्थ पे नहीं आएगा जहाँ पे इरप्ट हुआ है। कैसे? तो देखो, ये अर्थ का हम क्रस्ट ले लेते हैं, यहाँ पे एक वॉल्केनो है और ये इरप्ट हुआ। इरप्ट होगा तो क्या होगा, बहुत सारा धुआं कचरा निकलेगा, बादल बन जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे बादल बन जाएंगे। अभी होगा क्या, सन से हमें शॉर्ट वेव्स आ रहे हैं पावरफुल, ये अभी यहाँ से आएंगे ना तो इस बादल से टकराएंगे, और ये बादल होते हैं बहुत ही गहरे। ये जो सनरेज आएंगे उसको तुरंत ही रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो इससे गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से कुछ हद तक शॉर्ट टर्म के लिए अर्थ कूल हो जाती है। दूसरा, जियोथर्मल एनर्जी की बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, यस। फिर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो सकती है कि वॉल्केनो जो ऐश निकालता है उस ऐश को आप अपने खेत में डाल दीजिए, तो सॉइल आपकी अच्छी हो जाएगी। फिर भाई माइनिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि मैग्मा बहुत सारे मिनरल्स को भी बाहर निकालता है, ग्रेट। और भाई टूरिज्म तो है ही है। अब ये सॉइल फर्टिलिटी का ना एक एग्जांपल समझ लीजिए। आप अगर इंडिया देखते हैं हम, तो ये जो एरिया है ना उसका, ये महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया, ये बोला जाता है कि बहुत टाइम पहले जब अपना इंडिया आगे बढ़ रहा था, गोंडवाना लैंड से अलग होकर यूरेशिया से टकरा था, उस रास्ते में यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, और इसी की वजह से इस एरिया के अंदर हमें ब्लैक सॉइल मिलती है, जो कि हमें कॉटन के लिए बहुत फायदा देती है, ठीक है। तो आप सोचिए, डायरेक्ट कनेक्ट बिठा सकते हो ना कि हाँ भाई, अगर वॉल्केनिक इरप्शन से हमारे यहाँ की सॉइल अच्छी हो सकती है तो हर जगह की हो सकती है, ओके। अभी नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये तो हमने देखे पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है भाई? तो भाई सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये इतनी सारी डस्ट गैसेस बाहर निकालेगा, ये सब क्या करेंगी, अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर लेंगी। शॉर्ट टर्म के लिए तो कूल कर दिया, फिर यही एब्जॉर्ब करेंगे और यही एनवायरनमेंट को और ज्यादा गर्म कर देंगे। फिर भाई इतना ही नहीं है, ये वॉल्केनो जब इरप्ट होता है, समझ लीजिए पानी के अंदर है, जो कि यूजुअली पानी के अंदर ही मिलता है पूरा पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है भाई। क्यों रिंग ऑफ फायर, चलो मैं बोला बता देता हूँ। अ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, यहाँ पे इंडिया, और ये साउथ ईस्ट रीजन, ये अपना नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन, और ये साउथ अमेरिका वाला रीजन, ये है बीच में उसके पैसिफिक ओशन। और इस पैसिफिक ओशन में इधर से लेकर के पूरे में, यहाँ पे एक वॉल्केनो की पूरी रेंज है, क्योंकि इतने सारे कॉन्टिनेंट टकराते हैं ना, नास्का प्लेट, फिलिपिनो प्लेट, जुआन दे फूका प्लेट्स, अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ उसको बट नाम दे बोल रहा हूँ, बहुत सारी प्लेट्स हैं एक दूसरी टकराती रहती है, तो पूरा का पूरा ऐसे रिंग बन जाता है। और इसीलिए इस पूरी रिंग में वॉल्केनोज और वॉल्केनोज ही हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको रिंग ऑफ फायर, ओके। तो ये पूरा का पूरा पानी के अंदर है, ठीक है। अगर इस पानी के अंदर का कोई भी वोल्केनो फूटेगा तो अपने आसपास जो पानी है उसमें भी वेव्स बड़ी बड़ी उठेंगी, और वेव बड़ी उठेंगी तो सुनामी आएगी ही आएगी, ओके। इसका क्या एग्जांपल है हमारे पास? यस है, 2022 में होंगा तोंगा वोल्केनो इरप्ट हुआ था, कुछ इस एरियाज में है, ठीक है। और यहाँ पे ये इरप्ट हुआ ना पूरा, यहाँ पे जो जापान है, जापान के अंदर सुनामी आ गई, उसके छोटे मोटे आइलैंड्स, हवाई हवाई आइलैंड्स, यहाँ पे हवाई आइलैंड है, उस एरियाज में भी सुनामी आ गई। तो ये हमें पता चलता है कि हाँ भाई, बहुत दूर दूर तक सुनामी जा सकती है अगर पानी के अंदर वोल्केनो इरप्ट होता है, जो कि होता ही है। और अदर्स में क्या है, लीड टू डैमेज ऑफ लाइफ, सुनामी आएगी तो लाइफ तो डैमेज होगी, प्रॉपर्टी, हैबिटेट, लैंडस्केप, बहुत कुछ डेवलप हो, सॉरी, डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये आपने पूरे के पूरे वोल्केनो के इम्पैक्ट देख लिए, ठीक है। बाकी आप खुद भी अपने मन से भी सोच सकते हैं और क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ओके, क्लियर। अभी देखो थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं कि आइनोस्फियर के अंदर ना, ये वोल्केनो जो इरप्ट होता है तब डिस्रप्शन ला देता है, और ये ट्रिगर कर देता है
इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल को। अभी ये समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले तो यही ऊपर समझते हैं, नीचे समझते हैं। बबल क्या होता है भाई? ऐसा शॉर्ट टर्म होता है कि थोड़े के लिए आता है और फिर बबल ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। और ब्लास्ट होगा तो कैसे होगा कि आजू बाजू ऐसे अपने छींटे उड़ाता जाएगा पूरा। आपने देखा ये बबल ब्लास्ट हो हल्के से अपने छींटे उड़ा जाता है, ऐसे पड़प करके ब्लास्ट होता है। तो बस यहाँ पे हम बबल ही देख रहे हैं, बट वो बबल है प्लाज्मा बबल। इक्वेटर पे होता है तो इक्वेटोरियल। और देखो ये इक्वेटर पे जो हो रहा है ना, वो इक्वेटर है मैग्नेटिक इक्वेटर, अपना जियोग्राफिकल नॉर्मल वाला इक्वेटर नहीं है। उसको बाद में देखेंगे, पहले बबल को देख लेते हैं। तो जैसे समझ लीजिए कि हम बलून भर देते हैं, बलून को अचानक से बीच में से तोड़ेंगे तो कैसे हवा ऐसे झटके से बाहर निकलेगी। देखो इस फोटो में दिखा रहा है ना, उसके जैसे ही हवा बाहर निकलेगी ना, समझ लीजिए कि बलून था पूरा का पूरा, और यहाँ से मैंने तोड़ा तो ऐसे झटके से बाहर निकलेगी ना अपने लेयर्स में, ऐसे ऐसे हवा बाहर निकलेगी तुरंत ही। बस ऐसा ही कुछ है हमारा इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल। कि आइनोस्फीयर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अपना ये मीजोस्फीयर से लेकर थर्मोस्फीयर से स्ट्रेच होता है। ये लीजिए मैंने फोटो ही डाल दी भरी, मैं सोचा यार खामा खा कंफ्यूज हो गए। ये देख लीजिए ये आइनोस्फीयर है, ठीक है। देख रहे हो ना आप कैसे हल्की हल्की हवाओं की गैसेस की लेयर बनी हुई है। ये डी लेयर, ये एफ लेयर, और ये ऊपर और एफ ई लेयर, एफ लेयर। तो बस यही होता है। अभी समझ लीजिए कि अचानक से अगर वॉल्केनो इरप्ट हुआ, ये वॉल्केनो क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे जगह क्रिएट कर देगा ना, बबल जैसा क्रिएट कर देगा, अचानक से इसको तोड़ देता है। कितना जोर से आता है ना कि यहाँ पे ऐसे बबल क्रिएट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे बबल दिख रहा है ना, ये ऐसे बबल, बस इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल। क्योंकि ये पूरी की पूरी लेयर्स है जो वो प्लाज्मा की लेयर है, और इस एरियाज में बबल होता है, तो इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल। ये कब देखने को हमें मिलेंगे? तो जब सन सेट हो जाएगा ना, तब देखने को मिलेंगे। क्योंकि सन जब तक होता है तब तक तो सन स्ट्रांग रखता है, पकड़ के रखता है। बट सन अगर नहीं है और उस टाइम पे वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, तो वहां पे आपको वो प्लाज्मा बबल देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हमने देखो दिखाया है ना, वो अंधेरे वाले शेड वाले रीजन में दिखाया है अर्थ के भी, उजाले वाले रीजन में प्लाज्मा बबल नहीं बन सकते हैं। और कहाँ पे बनते हैं भाई? तो इक्वेटोरियल रीजन में बनते हैं। और कौन से इक्वेटर पे? तो जियोग्राफिकल इक्वेटर पे, नॉर्मल इक्वेटर पे नहीं। बता देते हैं ये भी चीज। तो देखो ये हमारा समझ लीजिए अर्थ है, यहाँ से बीचों बीच 0 डिग्री पे निकलता है इक्वेटर। पर क्या एक्चुअल में यही इक्वेटर है? नहीं। हमने तो ये भी माना है ना कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल नीचे वाला। पर एक्चुअली में ना नॉर्थ और साउथ पोल डिसाइड होते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। ये फोटो देखिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा है ना, तो ये उल्टा ही है। कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, कि जहां पे ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड पावर जहां पे रही है, वो कैसा है? तो वो उल्टा है। कि साउदर्न बाजू एक्चुअली हमारा नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ बाजू हमारा है साउथ पोल। मैग्नेटिक बोल रहा हूँ, ठीक है। जो हमारी मैग्नेटिक रेज है ना, वो भी ऐसे निकल के ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। बट हाँ, हमने अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए ऊपर वाले को नॉर्थ पोल बोल दिया और नीचे वाले को साउथ पोल। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला नॉर्थ और साउथ है ना, उसकी पोजीशन लगातार बदलती रहती है। कि हो सकता है कि आने वाले 20-30 हजार सालों के बाद जो ये मैग्नेटिक पोल है वो इस तरफ चला जाए और ये साउथ पोल इस तरफ आ जाए। ये हम तो नहीं बदल सकते ना, तो हमने एक फिक्स रखा कि भाई यही रखो, हम जियोग्राफिकली सेट कर लेते हैं। समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, छोड़ दीजिए आप। बट हाँ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसके अकॉर्डिंग उसका जो नॉर्थ पोल है वो अलग है जी, अपने जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल से, ठीक है। बाकी हटा दीजिए। और वो अलग है तो अपना इक्वेटर भी अलग है। ये देख लीजिए, ये अपना नॉर्मल इक्वेटर है सीधा जो बीच से जा रहा है, और ये जो टेढ़ा जा रहा है ना, ये है अपना मैग्नेटिक इक्वेटर। आप रट्टा मार लीजिए, कोई बात नहीं, समझने का जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक इक्वेटर है, और मैग्नेटिक इक्वेटर इंडिया से भी पास होता है। ये देख लीजिए, ये देखो मैग्नेटिक इक्वेटर इंडिया से भी पास हो रहा है। कौन सी जगह पे? तो तिरुनुवेली पे। और ये यहाँ पे अपना एक फेमस टेम्पल भी है, उस टेम्पल का नाम है चिदम्बरम टेम्पल। कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु के अंदर। ओके, तो बस इतना ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक पोल्स है उसकी भी पोजीशन अलग है, और मैग्नेटिक इक्वेटर है वो इंडिया से भी पास होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक इक्वेटर क्या सेम रहेगा? नहीं रहेगा ना। मैंने बोला ना कि मैग्नेटिक पोल्स अपनी जगह बदल रहते हैं, तो मैग्नेटिक पोल्स अगर बदल रहे हैं तो इक्वेटर भी बदलेगा। तो पॉसिबल है कि इक्वेटर
मध्य प्रदेश वाले रीजन तक आ जाए, और नीचे तो अपना है ही है तिरुनेलवेली, तो इसलिए आप रख दीजिए। और क्या कि कितने सालों में बदलते हैं, 1-2 साल में नहीं, 15-20 हजार साल भी लग सकते हैं, तब जाके एक बार इसका पोल बदल जाए। ओके चलिए, छोड़िए, ये काफी टेक्निकल है, इतना टेक्निकल काम का भी नहीं है, बट हाँ ये ध्यान रख लीजिए। जो पीवाईक्यू का पार्ट है वो बता देता हूँ कि जो अपना मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना, वो कनाडा से निकलता है, ये वाला रीजन से। ये वाला मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है अभी के लिए, और ये कनाडा से निकलता है। तो जो हम एक्चुअली में जो अपने मैग्नेट पे वो नॉर्थ और साउथ देख रहे हैं ना, वो कनाडा हम देख रहे हैं, नॉर्थ पोल वाला। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो बस इसी मैग्नेटिक पोल पे अपना इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल होता है, पूरा समझ गया ना। अगर एग्जाम में आएगा तो आप गलत नहीं करिएगा, दैट्स इट। आइनोस्फीयर क्या है, आइनोस्फीयर पे कैसे वोल्केनो आता है, तो इरप्शन होता है और उस इरप्शन की वजह से एक बबल बन जाता है। जैसे हम बलून पे बबल बन जाए, वैसे बबल होता है शॉर्ट टर्म टेन्यूर के लिए ही, बट फिर भी बनता जरूर है, ठीक है। और कहाँ कब बनेगा, तो जब सनसेट होगा तभी बनेगा। कौन से एरियाज में, मैग्नेटिक इक्वेटर पे। ग्रेट। और मैग्नेटिक इक्वेटर इंडिया से पास होता है, चिदम्बरम टेम्पल लोकेटेड है वहां पे तिरुनेलवेली में। ओके चलिए, ये फोटो मैं हटा देता हूँ, काम का नहीं है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अभी। थोड़ा टेक्निकल हो गया नहीं, बट चलिए कोई बात नहीं। फिर वही न्यू असेसमेंट वेटलैंड के लिए ये लोग लेके आए हैं, इन नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन प्लान्स। देखो ये सब तो हटाओ, वो सब ठीक है। मेन हमारा काम का क्या है कि वेटलैंड के लिए लेके आए हैं। तो वेटलैंड क्या है, तो देखो कोई भी ऐसा एरिया जिसमें पानी भरा हुआ है उसको हम वेटलैंड बोलते हैं। बट उसके क्या कोई क्राइटेरिया है, तो यस डेफिनेटली है। नीचे लिख देता हूँ चलो। सबसे पहला वही क्राइटेरिया कि देखो लेक क्या होती है, कि किसी की भी गहराई, ये पानी की गहराई अगर 3 मीटर है ना, और वो 10 हेक्टेयर के ज्यादा एरिया में फैली हुई है, तो उसको हम लेक बोल देते हैं। अभी समझ लीजिए कि किसी की गहराई 3 मीटर नहीं है, 2 मीटर ही है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोल देंगे वेटलैंड। वेटलैंड मतलब गीली जमीन, दैट्स इट। नाम से ही पता चल रहा है, वेट और लैंड, तो इसमें पानी भरा हुआ है। ओके, तो पहला तो ये छोटी मोटा आपको जो नदी जैसा दिख जाए, वो एक्चुअली नदी या तालाब नहीं है, बल्कि वो वेटलैंड है। क्योंकि नदी के सॉरी तालाब के प्रॉपर क्राइटेरिया है 3 मीटर और 10 हेक्टर। हर एक जगह तो ये होता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वेटलैंड हो जाएगा। फिर दूसरा, कोई नदी को क्या हम वेटलैंड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। पर फिर कोई एरिया जो सिर्फ जमीन है, बट एकदम ही गीली जमीन है, मतलब एकदम मार्शी जमीन है, दलदल जैसी, तो क्या इसको वेटलैंड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको हम बोल देंगे पीटलैंड। मतलब पीटलैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेटलैंड, ठीक है। मतलब पीटलैंड ये है, तो वेटलैंड ये है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो वेटलैंड आप समझ गए हो, अभी हम देख सकते हैं। ओके, तो वे वेटलैंड कंप्राइजेस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वेटलैंड सच एज मैंग्रोव, रिवर्स, लेक्स, पीटलैंड एटसेट्रा। ओके, मेन इसका काम देखो, ये बहुत ही ना काम के होते हैं वेटलैंड। नीचे देखिए इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये छोटे से एरिया कंप्राइजेस करते हैं, जैसे कि 6% ऑफ अर्थ सरफेस को है, बट ये 40% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंप्राइजेस। सो बहुत ही बड़ी बात है, राइट। फिर न्यूट्रिएंट साइकिल, तो भाई प्लांट्स को और वाटर प्योरिफिकेशन करना, वाटर की क्वालिटी को एनहांस करना, उसको बरकरार रखना, ये सब वेटलैंड कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई एरिया पानी से भरा हुआ है, तो उस एरियाज के अंदर बहुत सारे प्लांट्स आएंगे, एल्गे आएंगे, माइक्रोफाइट्स आएंगे, तो वो फायदा ही करेगा, राइट। और दूसरा क्या है, ये वाटर सॉरी कार्बन सिक्वेस्टर्स भी है, क्योंकि ये अपने अंदर कार्बन बड़ी मात्रा में स्टोर करके रखते हैं। अभी समझो कि ये कोई वेटलैंड है, इस वेटलैंड के अंदर एल्गी आएगी, एल्गी अगेन क्या करेगी, कार्बन को स्टोर करेगी। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो कार्बन को स्टोर कर लेती है वेटलैंड के अंदर। तो वेटलैंड्स आर कार्बन सिक्वेस्टर। और दूसरा सिर्फ इतना ही नहीं है, वेटलैंड के अंदर जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बड़े छोटे कोई भी प्लांट्स हैं, उसका क्या काम होता है कि समझ लीजिए कि वाटर के अंदर कोई हैवी मेटल्स है, मतलब कि होते तो बहुत छोटे ही हैं, बट कोई हैवी मेटल्स है, तो वो एब्जॉर्व कर लेंगे अपने अंदर, वो प्लांट अपने अंदर ले लेते हैं, वो खुद उससे न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, और उससे फायदा क्या होगा, क्या कि वाटर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई वेटलैंड हमारी अर्थ के अंदर किडनी जैसा काम करते हैं। कि अगर जो अमेजोन फॉरेस्ट है वो हमारे लंग्स है ना, तो वेटलैंड है वो हमारी किडनी है, क्योंकि वो वाटर क्वालिटी को साफ कर देते हैं ऑटोमेटिकली।
ओके चलिए, तो हमने ये भी देख लिया कि इसका फायदा क्या है वेटलैंड का। अभी हमने न्यूज़ देख लेते हैं क्या बोला है। तो भाई वेटलैंड को और अच्छे से आप कंजर्व करके रखिए, और जो असेसमेंट को भी थोड़ा चेंज किया है आफ्टर जो सर्वे हुए थे, पुराना बात है बट फिर भी किसके थ्रू चेंज किया है, तो COP15 के थ्रू, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसकी 15वीं मीटिंग हुई थी, उसमें हमने डिसाइड किया था कि भाई वेटलैंड असेसमेंट के क्राइटेरियाज को हमें बदलना चाहिए। ओके, अभी इसी ने ना इसी प्लान के अंतर्गत हमने लॉन्च किया हुआ है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। सॉरी, उल्टा बोला, ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल के अंदर ही हमने लॉन्च किया हुआ है वेटलैंड प्रोटेक्शन का, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। अब ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल बोलता क्या है, ये एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है, इसके अंदर ही सब कुछ देखते हैं। तो हमें जितनी भी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है उसको रोकना है, एज वेल एज रिवर्स करना है, जितना नुकसान किया उसको वापस लेके आना है बाई 2030। ठीक है, ध्यान देना, आप अपने आंसर में इसको यूज कर पाओगे, और हो सकता है आपको क्वेश्चन भी आ जाए। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बाई 2030 हॉल्ट और रिवर्स करेगा अपने बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को। ठीक है, और इसी के अंदर सारे स्टेट्स ने, सारे नेशंस ने अपना प्लान बनाया है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन प्लान। ओके चलिए, तो इसमें वेटलैंड था, हमने अच्छे से देख लिया है। और देखो PYQ इसमें 2-3 बार पूछा गया है, और जो वोल्केनो मैंने बताया ये भी PYQ का पार्ट है। जो मैं PYQ लिखा हूँ वो एक्चुअली PYQ है, तो आप उसको ध्यान से करिए, मैं बताना कई बार रह जाता है, बट आप तो देख सकते हैं। ओके, दूसरा क्या बोला था कि भाई सिग्निफिकेंट एरियाज जैसे कि अमेजोन रिवर बेसिन, हडसन बे, लॉलैंड, इनको भी हमें मेंशन करना चाहिए, जितना हम अच्छी तरीके से मेंशन करते नहीं है। दैट्स इट, चलिए आगे बढ़िए। और कुछ तो छूट नहीं जाता है बड़ी न्यूज में, यस, कुछ भी नहीं छूटा है। चलो आगे देखते हैं, शॉर्ट न्यूज है, थोड़ी सी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024, कि भाई कोई भी कंट्री के अंदर कितनी फ्रीडम है इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए। आपको अगर कोई कंपनी सेटअप करनी है, कितना जल्दी आप ग्रो कर सकते हो, अपनी चॉइस से काम कर सकते हो, उसकी रैंकिंग। तो उसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 84। सबसे पहली रैंकिंग किसकी है, तो हांगकांग की सबसे पहली, और सबसे लास्ट वेनेजुएला की 165। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया देखते हैं, तो भाई मेक देयर ओन इकोनॉमिक चॉइसेस, कितनी अच्छी सोच सकते हैं इसमें हम। साइज ऑफ गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम, साउंड मनी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनली रेगुलेशन, सबको देखते हैं। क्या ये सब जरूरी है याद रखना? बिल्कुल जरूरी नहीं है, सिर्फ रैंक याद रखिए, आपको काम आएगा, अपने आंसर में भी काम आ सकता है, और प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है। फिर है भाई आयोडीन डेफिशिएंसी, ये आयोडीन डे था, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे, इसलिए न्यूज में था। आयोडीन का सबसे मेन सोर्स क्या है सबसे पहले, तो जब हम नमक खाते हैं ना, सॉल्ट, वो सोर्स है आयोडीन का। ये भी एसेंशियल कंपोनेंट होता है थायराइड हार्मोन्स का। थायराइड हार्मोन्स मतलब थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोनाइन, ट्राइडोथायरोनाइन। ठीक है चलिए, T4 इन शॉर्ट, T4 और T3। हाँ भाई, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो ट्रायोडोथिरोनिन। फाइन है, चलो बाकी डॉक्टर्स को पता यार। इम्पैक्ट ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, तो आपको भाई हाइपोथायरोडोसिस हो सकता है, और अगर ये हो जाता है तो इट लीड्स टू, मतलब और ज्यादा ग्रो हो जाता है, तो ये गोइटर हो सकता है आपको, ये गले की ही बीमारी है और डेंजर बीमारी है। ठीक है, फिर प्रेग्नेंट वुमन को भी इफेक्ट करता है न्यूरो डेवलपमेंट डेफिशिएंसी के लिए। ओके, फिर जो बर्थ होगी वो भी स्टिल बर्थ हो सकती है, या फिर मिसकैरेज हो सकता है, ये वेरी डेंजरस। फिर स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, डिलेड सेक्सुअल मैच्योरेशन हो सकता है। ओके, तो बहुत कुछ दिक्कत है। ठीक है, अगर आपके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है। इसी को देखते हुए इंडिया ने लॉन्च भी किया हुआ है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे ना ये न्यूज देख लेते हैं, हल मरेहा सी, ये कहाँ पे आता है वही देख लीजिए। तो ये हल मरेहा आइलैंड के यहाँ पे आता है। ये कौन सा आइलैंड है, तो इंडोनेशिया में पड़ता है। मैप में देख लेते हैं तो आपको इजी रहेगा। ये रहा, ये है हल मरेहा आइलैंड। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको कहाँ पे है? आपको ये मैंने पूरा का पूरा मैप याद करवाया, फिर से मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए आप खुद देख लेना। हाँ, आप मुझे ये बताइए सिर्फ, एक ये, एक ये, और हाँ बस इतना ही। ये जो दो स्ट्रेट है ना, इसके मुझे नाम बता दीजिए कि भाई सुमात्रा और जावा का कौन सा अलग करता है, और बाली और लोम्बोक को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे पता चले कि आप एंगेज्ड हो और मुझे भी अच्छा लगे।
ये हलमरेहा आइलैंड हमने देख लिया, और यहाँ पे जो पड़ता है उसको हलमरेहा सी बोलते हैं। ओके, बस यही न्यूज में था, बाकी कुछ काम का नहीं है। और हाँ, ये कहाँ पे लोकेटेड है भाई हरमलेर आइलैंड? तो मल्युका सी और पैसिफिक ओशन के बीच में, यही हमने देखा अभी अभी। ठीक है, ये देख लीजिए, अभी भी फिर से देख लीजिए। ये रहा आपका मल्लुका सी और ये है आपका पैसिफिक ओशन, और दोनों के बीच में है हलमरेहा आइलैंड। ओके, चलिए आगे देखते हैं अभी। नसीम अल बहार, ये एक्सरसाइज अभी अभी कंडक्ट की है, बाइलेटरल एक्सरसाइज है विथ ओमान। ओमान और गोवा में कंडक्ट हुई है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखने का जरूरत है। आगे देखते हैं, ओमान के साथ है, बस इतना ध्यान रखिए। आगे, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसका भाई काम क्या है? तो एविएशन सेक्टर के अंदर सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स को बनाना और ध्यान रखना, दैट्स इट, यही काम है। ये जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं ये किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? तो एज पर शिकागो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मेन फोकस क्या रहेगा? मन न्यूज में क्यों था? तो रिसेंटली ना एयरलाइंस को लगातार ऐसे थ्रेट्स आ रहे थे कि भाई एयरलाइन के अंदर बॉम्ब है, इसलिए न्यूज में है। ठीक है, इसका मेन काम सिक्योरिटी को देखना है फ्लाइट्स के अंदर। ओके, किस कमेटी की रिपोर्ट के थ्रू हमने ये बनाया था? तो पांडे कमेटी की रिपोर्ट के थ्रू हमने बनाया था, विद इन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA के अंदर ये काम करते हैं, ये अथॉरिटी है। ठीक है, और ये हमने इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है नमो भारत ट्रेन, इसको 1 साल हो गया है, इसलिए अगेन ये न्यूज में था। नमो भारत ट्रेन का फोकस क्या है? तो इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। पहले हम कहाँ पे काम कर रहे हैं? तो 42 किलोमीटर का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का कॉरिडोर है। ये सब काम का नहीं है, बस हटा दीजिए। ठीक है, नमो भारत ट्रेन बस याद रखिए, काफी है, नाम काफी है। फिर है जेड मोर प्रोजेक्ट। अभी देखो जेड मोर, इसका नाम ना इसके रोड के अकॉर्डिंग बना है। ये प्रोजेक्ट पहले क्या है? तो टनल है, 6.4 किलोमीटर जितनी टनल है। ये श्रीनगर और सोनमर्ग हाईवे को कनेक्ट करेगी, दैट्स इट। कितनी ऊंचाई पे? तो अप्रोक्स 8,500 फीट की ऊंचाई पे है, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, दैट इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और ये जो हम जोजिला टनल बना रहे हैं ना, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बहुत छोटी मोटी टनल आती है, तो इस जोजिला टनल का ही पार्ट है जेड मोर प्रोजेक्ट। इसका नाम जेड मोर इसीलिए है क्योंकि इसका रास्ता ऐसे जेड शेप जैसा है। ओके, बस हाँ, इतना ही है, और कुछ काम का नहीं है। जोजिला किसको कनेक्ट करता है भाई? तो श्रीनगर और लद्दाख को। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये जेमोर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो श्रीनगर और सोनमर्ग को कनेक्ट करता है, और 8,500 फीट की ऊंचाई पे है। जेड नाम इसीलिए क्योंकि रोड जेड टाइप का है। फिर है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। देखो कुछ नहीं है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर इंडिया की प्राइवेट कंपनी है, उसने 2 सैटेलाइट लॉन्च की है, बस यही न्यूज में था। ठीक है, 2 सैटेलाइट का नाम क्या है? तो एक चेसर और दूसरी टारगेट, दैट्स इट। काम क्या है गया? तो इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट को अपना वो लॉन्च करना है, चंद्रयान 4, फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि हम खुद अपना स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, इन सब कामों के लिए हमें ये सैटेलाइट काम आ सकती है, दैट्स इट। ठीक है, ध्यान का रखना है, तो इंडियन प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है, दैट्स इट। ओके, फिर है आखिरी न्यूज हमारी, क्यूबा। ये लोकेशन आप देख लीजिए, जो ये नॉर्थ अमेरिका है ना अपना, ये नॉर्थ अमेरिका अगर आप देखते हो यहाँ पे, और साउथ अमेरिका का उसके बीच में जो यहाँ पे कंट्रीज है, वहां पे आता है अपना क्यूबा। ठीक है, ये फेमस है अपना क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस के लिए। अगर आपको पता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था तो मुझे कमेंट में बताना, बाकी फाइन, कभी हम पढ़ेंगे। न्यूज में क्यों था? तो इस एरिया में भाई हरिकेन ऑस्कर चल रहा है, और इसकी वजह से क्यूबा के अंदर लगातार इलेक्ट्रिसिटी पूरे के पूरे क्यूबा के अंदर चली गई है, और ये 4th टाइम ऐसा हुआ है ये हरिकेन ऑस्कर की वजह से, इसलिए न्यूज में था। क्यूबा कहाँ पे लोकेटेड है? तो कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन के बीच में। यहाँ हमें पता है ये अटलांटिक ओशन रहा, ये कैरेबियन सी रहा, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको, और इन सब के बीच में है अपना क्यूबा। ओके, क्यूबा 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकल है। कभी भी 9th लार्जेस्ट तो नहीं पूछेंगे यार, निकल प्रोड्यूस करता है, इतना काफी है। ठीक है, निकल, कोबाल्ट, आयरन और कॉपर, मैंगनीज। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन है कि वोल्केनो इरप्शन के रिलेटेड कनेक्टेड है, और बाकी हमने ऊपर किया है वही PYQ डिस्कस्ड है। ओके, सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।